Welcome to this online lecture series. This is lecture number 4 of LPP graph solution by of LPP by graphical method. हम लोगों ने सुबह एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? नो सर। ओके, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर पढ़ते हैं आगे। स्क्रीन नाउ विजिबल? यस सर। ओके, तो दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। हम लोगों ने मॉर्निंग में बात की थी एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्राफिकल मेथड। उसमें लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी हद तक उसको सॉल्व भी करके मुझे भेजा भी है, सही भी आंसर आ रहा है उनका। लेकिन कई लोगों ने अभी उसको सॉल्व नहीं किया है, तो उसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 प्लांट थे हमारे पास, एल और एम। उसमें 3 हमारे प्रोडक्ट थे, ट्रॉपिकाना, सिम्पली ऑरेंज और फ्रूटी। ये इनकी जो है पर डे कैपेसिटी दी हुई थी हम लोगों को कि पर डे कितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं प्लांट एल में, और ये हमारी थी कैपेसिटी प्लांट एम की। नाउ जो थर्ड कॉलम हमारा है, इसमें दे रखी है हमारी डिमांड, यानी कि पर्टिकुलर इन तीनों प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड आती है पर मंथ, राइट। और जो नीचे दिया हुआ था, ये था हमारा टोटल कॉस्ट फॉर पर्टिकुलर प्लांट, यानी कि प्लांट एल की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो थी हमारी 600 और प्लांट एम की थी हमारी 400, राइट। इसको उन्होंने इस तरह से किया था फॉर्मुलेट। ये फंक्शन हमारा बन गया था, फंक्शन हमारा था मिनिमाइज टाइप का, ठीक। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 600 x1 प्लस 400 x2। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉल्व करने के लिए, हम लोगों के पास जो इनइक्वालिटीज हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्वलिटी। यानी कि जहां पर ये साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का, यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे इक्वल टू, और इसे बोल देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जिन लोगों ने किया वो मैच कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इनको ऐसे ही लिखना होता है, तभी नंबर मिलते हैं पूरे क्वेश्चन के, ठीक। फिर हमारा क्या अगला स्टेप क्या है, जो हमारा दूसरा कंस्टेंट है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्वालिटी, और उसे लिख देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली थर्ड को भी लिख देंगे ऐसे इक्वालिटी में, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, राइट। जब हमने तीनों इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमारे लिए आसान होता है इसको कर्व को ग्राफ पे प्लॉट करना। उसके हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी एक वेरिएबल को लेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी है इसमें x1 या x2, किसी एक को हम लोग 0 मान लेंगे, उससे जो हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट फॉर दैट लाइन। जैसे इसमें पहले हमने x2 को 0 मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 विल बी 20,000 डिवाइड बाय 1500। तो जो वैल्यू हमारी आएगी x1 की, वो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम x1 को 0 मान लेंगे, तो हमें एक x2 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आपको पता होगा कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से आप तीनों जो लाइंस हमारी हैं इनके 2-2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से ग्राफ पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है भाई। अब जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया, देखिए इसमें जो आपका ये वाला है, दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड कंस्ट्रेंट। अब इसमें जो आपके सारे कंस्ट्रेंट हैं उसमें ध्यान दो कि जो इनका सिंबल है वो किस टाइप का है। वो जो सिंबल है वो सारे हमारे किस टाइप के हैं, ग्रेटर देन के हैं। यानी कि जो हमारा फिजिबल एरिया आएगा वो हमारा आएगा ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या लाइन के राइट हैंड साइड में आएगा। इसीलिए देखो जो इसमें हमारा एरिया दिख रहा है, दिस इज द कॉमन फिजिबल एरिया जो हमारा सोल्यूशन में आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसमें जो हमारा कॉमन फिजिबल एरिया आएगा वो हमारा इस लाइन का इस तरफ, इस लाइन के वाले का इस तरफ, और इस लाइन का इस तरफ। यानी कि तीनों का जो कॉमन एरिया होगा वो हमारा ये वाला एरिया होगा। दिस इज द कॉमन फिजिबल एरिया। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो प्लीज बता दो अभी। नो सर। है ना, ये चीज आपको समझानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट है उसका जो साइन होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिजिबल एरिया निकालते हैं, ठीक। अब जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास ये फिजिबल एरिया आ गया है, दिस इज द केस ऑफ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। यानी कि इसमें हमारा जो रीजन है वो हमारा अनबाउंडेड है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन,
अब जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा है मिनिमाइज टाइप, यानी कि हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए इस फिजिबल रीजन की, राइट। तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा फिजिबल रीजन आता था उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग पुट करते थे फंक्शन में और चेक करते थे कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। अब जैसे ये वाला केस हमारा है मिनिमम केस है, तो हम लोग जो हमारे पॉइंट्स है, जैसे एक हमारा पॉइंट ये पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट, एक हमारा पॉइंट ये हो गया, एक हो गया हमारा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इनकी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसका बन जाएगा 20,0, इसका बन जाएगा 12,4, इसका बन जाएगा 0,40। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट हो गए ए बी सी। अब इन तीनों को हम लोग पुट करके देखेंगे इस फंक्शन में, और जहां पर भी हमारी वैल्यू मिनिमम आएगी वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तुमने रख के देखा तो हमारा जो ये वाला कोऑर्डिनेट था x1 12, x2 4, इसको रखने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 8800, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब कितने लोगों का ये आंसर मैच हुआ है 8800? सर ये 12 और 4 कैसे आया सर? ये 12 और 4 कैसे आया, गुड। देखिए आपको मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स, इनको तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स की मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। हमें क्या दिख रहा है 0,40 आराम से विजिबल है, ये भी दिख रहा है हमें 22,0, ये भी हमें आराम से मिल जाएगा। बट ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बीच में हमारी दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, इन पे पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये तो हम ग्राफिकली देखें। अगर आपका पूरा ग्राफ प्रॉपर स्केल लेके आप ड्रॉ कर रहे हो, पूरा सही बनाया है, तो आपको आराम से स्केल से मिल जाएंगे इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक। बट चूंकि आप में से 90% बच्चे क्या करते हो, रफली ड्रॉ करते हो अंदाजे से, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ये जो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, इन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मैन्युअली, ठीक है। अब जो दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी ये वाली। जैसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, ठीक। मान लीजिए ये हमारी क्वेश्चन ये वाली है, फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10। सिर्फ मैं एग्जाम्पल देने के समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके मान लिया हमें इस वाली जो कंस्ट्रेंट है इसकी इक्वेशन ये वाली हो गई, और जो ये वाली कंस्ट्रेंट है इसकी इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दो इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। आपके पास कैलकुलेटर है, उसमें एक इक्वेशन मोड होता है, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको लेनी है इक्वेशन में अननोन 2 करके करिएगा और सारी वैल्यूज पुट करते जाइए, आपको अपने आप इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां पे नहीं कर पा रहे हो, आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है, तो आप इसको सॉल्व करिए, मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे, दो इक्वेशन है, इनको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हमारे कट जाएंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा 2x1 इज इक्वल टू 14। तो हमारी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7, राइट। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 7,0 एक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारा x2 क्या हो जाएगा, रख के देखिए उसमें वैल्यू, तो x वैल्यू हमारे जो x2 की वैल्यू वो हमारी आ जाएगी -3। तो दूसरा बन जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 0,-3। ये बात क्लियर है। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 7,0, दूसरा मिल गया हमें 0,-3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जो भी हमारी लाइन बनेगी वो हो जाएगी हमारी बात समझ आ रही है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो और आपको इससे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों लाइंस को जहां पे हमारी दोनों लाइन क्रॉस हुई हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे हमें, सॉरी मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स वो बन जाएंगे आपके 7,-3। मैं कुछ और बता दिया आपको, ठीक है। हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकलेंगे 7,-3, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 12,4। तनुष ठीक है भाई? यस सर ठीक है। ठीक है, मैं कुछ और ध्यान की ओर था, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो बन जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया है
तो मिल गई वैल्यू हमें 12,4। ठीक, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो। आई थिंक अब क्लियर होगा। किसी और को बेटा दिक्कत है? सर मुझे पूछना है कि हाँ अगर पूछो इसमें चलो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का होता तब ये सोल्व थोड़ी होता सर। हाँ तब ये सॉल्व नहीं होता। जैसे मैंने आपको केस कराया था पिछली बार, लास्ट क्लास में थे आप? यस सर। हाँ, तो उसमें जैसे मैंने कहा था कि अगर ये हमारा फंक्शन होता मैक्सिमाइज टाइप का, फॉर एग्जाम्पल ये मैक्सिमाइज टाइप का होता, तो ये मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा पता नहीं चलता हमें। ये पूरा आपका रीजन सोल्यूशन रीजन में ही है। तो हम लोग सिंपल एक लाइन लिखते, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ अनबाउंडेड रीजन हेंस नो फीजिबल सोल्यूशन। आप सिंपल एक लाइन लिख देंगे, हेंस नो फीजिबल सोल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ अनबाउंडेड केस। आप सिंपल ये 2 लाइन लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने पूछा, इसमें एक केस और रह गया था उस दिन जो मैंने आपको बताना भूल गया मैं। इसमें टोटल हमारे 4 केस हैं। पहला मैंने आपको बताया था यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो आपका हमेशा जो भी कोई एक आंसर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसके बाद जहां पे हमारा कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं नो सोल्यूशन। और थर्ड केस जो मैंने बताया था आपको, जहां पे हमारा रीजन होता है अनबाउंडेड, उसे बोलते हैं हम लोग अनबाउंडेड सोल्यूशन। ठीक, एक लास्ट केस है, चौथा केस है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये केस उस दिन हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको हम लोग आज देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी सोल्यूशन की वैल्यू जैसे लास्ट केस में आपकी आ रही है 8800, तो क्या होगा उसमें हमारे ऐसे 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें जिन पे हमारी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स पे सेम वैल्यू मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। राइट, देखिए कैसे होता है अभी। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता तब है हमारा when the objective function plotted should be parallel to the constraint that forms the boundary of the feasible region. In other words, the slope of the objective function is same as the one of the binding constraint, such the constraint passes through the one of the corner points of the feasible region, which also optimal. इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपने सारे कंस्ट्रेंट तो सारे ड्रॉ कर ही दिए हैं। आप इसमें एक काम और करते हैं, हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो ये वाला, ठीक है, हम लोग इसको भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 600x1 प्लस 400x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब मुझे कोई बच्चा रिस्पॉन्स बताए कि 600x1 प्लस 400x2 इक्वल टू 0, ये लाइन कहां पे ड्रॉ होगी, कहां से बनेगी? ये लाइन मतलब कहां से स्टार्ट होगी, कैसे बनेगी? बताओ भाई। सर ओरिजिन से ही बनेगी। ओरिजिन से ही बनेगी, गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक कंस्टेंट होता है, जो हमारी क्वेश्चन की बेसिक इक्वेशन फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे c है वो हमारा 0 है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी लाइन होगी ये हमेशा हमारी ओरिजिन से जाएगी। ठीक, तो अब आप समझ लो कि जो हमारा फंक्शन की लाइन बनेगी वो हमारी कुछ यहां से पास होगी इस तरह से। ठीक है, वो जो लाइन हमारी है वो यहां से पास होगी ओरिजिन, और इस लाइन को हम लोग बोल देंगे दिस इज द लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग अब पैरेलली लेके जाएंगे जो हमारा फीजिबल रीजन होगा। ठीक है, इसको हम लोग सेट स्क्वायर से या स्केल की हेल्प से इसको हम लोग पैरेलली इस तरफ लेके चलेंगे, और जो हमारे एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन पे जहां जहां ये कॉन्साइड करेगी वो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन मतलब, ठीक है ना,
जैसे मान लीजिए इसको हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे पैरेलली, तो वो हमारी टच कहाँ पे होगी, एक यहाँ पे टच होगी और हमारी एक टच यहाँ पे होगी। तो हम इन दोनों पॉइंट्स पे टच करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम लोग मान लेंगे सोल्यूशन। बट जो मैंने आपको भी केस बताया मल्टीपल वाला, इस वाले केस में क्या होगा, ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है ये एक साथ दो पॉइंट्स पे जाएगी। कैसे, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें जो हमारा ये फंक्शन की लाइन है ये दो पॉइंट्स पे होके जा रही है, यानी कि एक पॉइंट हमारा यहां पर है और एक पॉइंट हमारा यहां पर है, यानी कि एक साथ हमारे दो कोऑर्डिनेट्स फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये बात सुना रही है सबको? तनुज? यस सर, आ रही है। सर क्विज आया है। सर एक बार रिपीट कर देना। क्विज आ गया? यस सर। चलो उसको बाद में करते हैं ना, क्विज को भी जो बता रहा हूं पहले वो समझ लो, वो जरूरी है। क्विज ठीक में है ये सर। दिक्कत है। ठीक है, मैं सबका लेट सबमिट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हो जाएगा। अभी आप ये समझ लो कि जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो ये है कि अगर हमारा कोई भी ऐसे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यानी कि एक कोऑर्डिनेट ये और दूसरा कोऑर्डिनेट ये, अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट से हमें सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि उसकी थ्योरी क्या है, कैसे मिलता है। बट एक्चुअल में आप तो ड्रॉ कर नहीं पाओगे फंक्शन, ना उसको पैरेलल लेके जा पाओगे। आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल वैल्यूज को फंक्शन में पुट करके देखोगे कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट से सेम वैल्यू मिल रही है और वो हमारा सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल भी है, तब उसको हम लोग बोल देंगे दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। बात से मारी मेरी? क्या कह रहा हूं मैं कि आपको हर बार ये लाइन ड्रॉ करके नहीं देखनी, क्योंकि आप देखोगे तो आपका आधा टाइम निकल जाएगा पैरेलल ड्रॉ करने में। आप सिंपली क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया स्टार्टिंग से, वही फॉलो करेंगे। सारे जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे फंक्शन में और चेक करोगे कि अगर हमारे किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम आ रही है और वो वैल्यू हमारी ऑप्टिमम भी है, देन दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। राइट? इसमें कोई डाउट है जो मैंने बताया आपको पॉइंट? रिस्पॉन्स करो भाई बाकी लोग। ये सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि शुरू से कैसे बनता है, कैसे है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कोई बच्चा पढ़ के सुना क्वेश्चन को, चलिए कोई बच्चा पढ़े, कोई भी एनीवन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? A firm uses lathe milling machine and grinding machine to produce two machine parts. Following table represents the machine time required for each part. The machine time available on different machines and the profit on each machine part are as follows in the table. Lathe machine पे machining time required for first part minimum is 12 and machine time required for part 2 is 6 and maximum time available per week is 3000. तो सर एक्स वाई हो जाएगा 12x plus 6y should be less than or equal to 3000. नहीं नहीं, आप सोल्यूशन ना बताओ, बस खाली क्वेश्चन पढ़ दो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मिलिंग मशीन का टाइम गिवन है 4 hours and 10 hours, मैक्सिमम टाइम 2000. ग्राइंडिंग मशीन का टाइम है 2 hours and 3 hours, मैक्सिमम टाइम 900 hours. 900 है, प्रॉफिट ठीक है। पर प्रॉफिट पर यूनिट 40 and 100 है. फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड टू बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. बस अब आप छोड़ दो। अब ये बताओ इसमें फंक्शन हमारा किस तरह का बनेगा, क्या समझ में आ रहा है आपको? सर मैक्सिमाइज है। प्रॉफिट फंक्शन मैक्स मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट है तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग हमेशा मैक्सिमाइज ही करेंगे। ठीक है, अब इसको फटाफट आप लोग 2 मिनट में जो है फॉर्मुलेट करके दिखाओ कि कैसे करोगे फॉर्मुलेट। ट्राई करो एक बार। इसको, ये जो टेबल है इसको ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी पे सब लोग, आप लोग एक बार। ठीक है, बहुत शॉर्ट में। सर हो गई फॉर्मुलेट. वही फॉर्मुलेट हाँ जी. सब लोगों को करने दो एक बार। कितने लोगों की होगी भैया फॉर्मुलेट?
चैट बॉक्स में लिख दो जिनका हो चुका है सबका, जिनके लोगों ने कर लिया है फॉर्मुलेट, प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। गुड, सिर्फ शिवा का हुआ अभी तक, सौम्य गुड, तनुष का हो गया गुड, बाकी लोग नहीं कर रहे हो भाई हैं? अनुराग, शुभम शर्मा, सोहेल मुस्ताक, उमंग का भी आ गया, सुमित, विनीत तेवतिया। अगर बेटा रिस्पॉन्स करो, अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। जब तक आप लोग खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं कराने का क्वेश्चन, है ना। और ये एक पहला स्टेप है, अगर आपने फॉर्मुलेशन सही कर लिया फिर तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे आप, लेकिन अगर आपने फॉर्मुलेशन ही गलत कर दिया तो फिर आप भले इसको सही सॉल्व करो लेकिन आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है पहला वाला, कि क्वेश्चन आपको आना चाहिए कैसे करते हैं फॉर्मुलेट। 1 2 3 4 5 6 7, पहले 11 में से 7 लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग मैच करिए। इसमें इसने क्या करा कि मान लिया x1 नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो हमारे 1 के हैं और x2 नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो हमारे 2 के मान लिए होते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको दिया था प्रॉफिट 40 दिया था इसके लिए और 100 दिया था इसके लिए, तो हमने मान लिया कि x1 यूनिट्स हमारी इसकी हैं और x2 यूनिट्स हमारी इसकी हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा इस तरह से, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 100x2। कितनों का ये बना, सबका सही है? यस सर। गुड, जिन लोगों का सही है वो लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, जिनका नहीं बना वो लोग देखें यहाँ पे। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला कंस्ट्रेंट क्या है, अगला कंस्ट्रेंट क्या कह रहा था कि जो हमारी लेथ मशीन है उस पर टाइम कितना लगता है, इसको 12 मिनट लगते हैं 1 यूनिट को बनने में और 6 मिनट लगते हैं इस वाले पे, मशीन 2 पे, मतलब दूसरा पार्ट समझ लीजिए, इस पे टाइम लग रहा है हमारा 12 और 6। अब जो हमारी x1 यूनिट्स है टाइम कितना लगेगा उनको, 12 इंटू x1, और जो हमारा पार्ट 2 है 6 इंटू x2, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 3000, यानी कि मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, यानी इससे बराबर या इससे कम। क्या लिखेंगे हम लोग, 12x1 प्लस 600x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3000। ये क्या हो गया हमारा टोटल टाइम अवेलेबल ऑन लेथ। सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट मशीन है जो कि हमारी मिलिंग मशीन है, इसे क्या बन जाएगा, 4 इंटू x1 प्लस 10 इंटू x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2000, जो कि हमारा दिख रहा है यहाँ पे 4x1 प्लस 10x2 शुड बी लेस देन 2000। नेक्स्ट क्या है, ग्राइंडिंग मशीन, 2 इंटू x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 900, वही बनाया हम लोगों ने। और ये जो लास्ट वाली कंडीशन होती है नॉन निगेटिविटी, ये हमें अपने आप लिखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं देगा ये, आपको अपने आप अपने विवेक से ये लाइन लिखनी होती है, x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको मैंने पहले दिखा दिया था सोल्यूशन कैसे बनेगा। सोल्यूशन आपका ये बन रहा था, इसमें आप लोग अलग अलग कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखो हर कंस्ट्रेंट का जो साइन है वो किस तरह का है, लेस देन टाइप का है, राइट। तो यानी कि जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा वो हमारा सारा कैसे आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। देखिए आप, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रेंट ये वाला है इसका भी सारा रीजन किधर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। जो ये वाला कंस्ट्रेंट है इसका रीजन कहाँ पे होगा, फिजिबल, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और जो हमारा थर्ड वाला है इसका भी हमारा कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी ये तीनों कंस्ट्रेंट का जो कॉमन रीजन बनेगा वो बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, जो हमने पिंक कलर से शो कर रखा है, यानी दिस इज द कॉमन फिजिबल एरिया।
फिजिबल ये भी है, फिजिबल ये भी है, फिजिबल ये भी है, बट दिस इज नॉट सोल्यूशन। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा ये है, दिस इज द फिजिबल सोल्यूशन रीजन। अब इसमें जो हम लोगों के कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देंगे हम लोगों को सोल्यूशन पॉइंट्स, राइट। अब मैंने आपको जैसे बताया कि आप लोगों के पास दो मेथड हैं, या तो आप जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ड्रॉ करके उसको पैरेलली मूव कराइए, सारे पॉइंट्स पे लेके जाओ, ठीक है, और उन पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, या फिर आप सिंपली जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स मिल ही गए हैं इनको बस फंक्शन में पुट करके रखिए और अपना आप फटाफट आंसर निकालते जाइए। तो इस केस में आपको जो हमारे दो कोऑर्डिनेट हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे जब आप रखोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, दैट इज 20,000। जैसे ही आपको दिखेगा कि हमारे दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू हमारी ऑप्टिमम भी है, देन वी विल से दिस इज द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन केस। ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट है यहां तक जो मैंने बताया अभी? हाँ जी क्लास, सौम्य यस सर। आंसर मैच हुआ आपका, सॉल्व किया आपने? यस सर, कर रहा हूँ। अब ठीक करिए, चलिए करिए, आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, ट्राई करते रहो इसको। जिन लोगों का ये वाला हो गया है वो लोग अब क्विज को सॉल्व करें, जो मैंने क्विज भेज रखा है आपको, ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको ग्राफिकली सॉल्व करके प्रॉपर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आपको लिखना है। ये नोट्स मेरे अवेलेबल हैं आपके पास। इस तरह से आपको देखो हर कंस्ट्रेंट के ऊपर लिखना होता है कि वो कंस्ट्रेंट कौन सा है, ठीक है। जैसे ये कंस्ट्रेंट है, ये 1, इसकी क्वेश्चन ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है, दिस इज द कॉमन फिजियोलॉजी। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और जब आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं, इनको आपको एक हमेशा, अगर आपको सही लगे तो एक टेबल फॉर्म बनाइए इस तरह से। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गए आपके, और वैल्यू वाले फंक्शन की क्या आ रही है, तो आपको वैसे क्लियर रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आंसर कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। आप हर पॉइंट्स को लिखिए यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स को, और उसको पॉइंट्स को रख के जो हमारी वैल्यू आ रही फंक्शन की वो लिखिए हमेशा यहाँ पे आप। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे हमारा कौन सी वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को चूज कर लेंगे। और फिर ये सिंपल एक लाइन लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द z occurs at this point, hence the optimal solution is this and the answer is this। ठीक है भाई? सर सी और डी पॉइंट पे सेम आ रही है। सी और डी पे सेम आएगी, जो भी आपके सी और डी होंगे, यस सर। ठीक है। आपने सी और डी इनको बोल रखा होगा, कोई बात नहीं, इन पे हमारी वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू हमारी Yes, सेम आनी चाहिए, 20,000 सेम आ रही है। यस सर। हाँ, अगर सेम आ रही है देन इट्स ओके। तो सर फिर क्या लिखना है? बता दो मैंने आपको। आपको इस तरह से पहले तो आपको टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर लिया आपने, आप देखोगे आपके दो पॉइंट से वैल्यू सेम आएगी, कुछ एक बी पॉइंट जो भी आपका नाम रखा होगा, सीओडी व्हाटएवर। यस सर। उसके बाद नीचे लिखोगे आप हेंस वी हैव ऑप्टिमम वैल्यू एट 2 पॉइंट्स। आप पॉइंट्स के नाम लिखिए सी और डी, उनके जो भी उनकी वैल्यू आ रही है, जैसे आप देखिए इसमें यहाँ पे आ रही है वैल्यू 0,200 and 187.5, 125। Hence, this is the case of multiple optimal solution and the optimal value of the function is 20,000। ये आपको लिखना है इस तरह से नीचे, ठीक है भाई? यस सर। ओके। अब जो मैंने आपको क्विज दिया हुआ है, क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, और उसको अपलोड भी कर दीजिएगा क्लासरूम पर ही। ओके सर। और रिस्पॉन्स कैसे करना है आपको, जैसे आप लोग आंसर तो टिक कर ही दोगे, बट जहाँ क्लासरूम में उसकी एक फोटो खींच के आपको अपलोड भी करनी है, ताकि मैं ये देखूं कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ, कमेंट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे आप लोगों को फोटो भी भेजनी है।
मैंने सुबह बताया था कि आपकी जो अटेंडेंस है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आपकी समरी इस तरह से बन रही है, देख लो, ये आपको विजिबल है स्क्रीन। चलो इसको मैं शेयर कर यस दूंगा, सर। आप लोग देखते रहिएगा आराम से। ये आज सबकी अटेंडेंस डेली बन रही है और इस तरह सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ठीक है भाई। और अभी तक क्या था, जैसे मैंने जितने भी क्विज लिए हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को लेट अलाउ कर दिया है। अगली बार से क्या होगा, क्विज में जो टाइम दिया है उस टाइम ही करना है। ठीक है भाई, अगले बार से। अभी तो खैर कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खैर लेट अलाउ किया आपको। अगली बार से क्विज आपको उसी टाइम पे करना है। अभी दो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, सोम शर्मा और शुभ्रेंदु मिश्रा। शुभ्रेंदु सब क्लियर है आपको, आप कुछ पूछते नहीं हो? शुभ्रेंदु क्लास में है ही नहीं, वेरी गुड। सौम्य आपका हो गया बेटा? सर क्वेश्चन तो हो गया, प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हो गया। चलो इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब, ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला जो केस है वो है हमारा अनबाउंडेड केस। ठीक है, अभी मैं दो केस बताऊंगा जल्दी से फटाफट, आज खत्म कर दूंगा ग्राफिकल को। ये केस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। It exists when an LPP problem has no limit of the constraint. That is, the feasible region is not bounded in any respect. Then it is called the unbounded solution. The variable x1 and x2 can have any value of in the unbounded feasible region, and theoretically their values can increase to infinitely. इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइज टाइप का होता है उसमें हम लोग सीधे लिख देते हैं कि दिस इज द नॉट feasible region, this is a case of unbounded solution, right? आगे बढ़ते हैं। The value of the objective function may be finite or infinite. When infinite, the problem is said to have unbounded solution. वो जो मैंने आपको बताया था केस मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, अगर हमारा केस मैक्सिमाइज का है तो हम लिख देंगे कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो हमारा अनबाउंडेड है, हैंस वी हैव अनबाउंडेड सोल्यूशन। बट अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइज टाइप की है तो जो हमारे लोअर पॉइंट्स हैं उन पे हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे और निकालेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, जो हम लोगों ने इसमें निकाला था, सॉरी इस वाले में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन। इसमें हमारे दो पॉइंट्स थे, एक ये और एक ये। अब चूंकि फंक्शन हमारा मिनिमाइज टाइप का था तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, कंस्टेंट दिए हुए हैं x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कंडीशन लास्ट में दी हुई है आपको ये वाली। इसको फटाफट आप लोग ड्रॉ करके देखिए और बताइए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा और फिजिकल रीजन हमारा कहाँ पे आएगा।
ये क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? शिवा, सौम्य, तनुज, विशाल, त्यागी, Yes, sir. क्वेश्चन नोट कर लिया आपने ये वाला? कर लिया तो नोट कर लिया से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ सॉल्व करिए, ठीक, करके देखिए। विशाल, त्यागी, आप कहाँ पे हो भाई अभी? थोड़ा सर आप दिखाना ट्राई एक कर रहे मिनट। थे। एक मिनट। विशाल, सर मैं कुछ लिख नहीं पा रहा सर, मैंने आपको बताया था सर, बस सुन नहीं रहा हूँ सर। वो तो मैं समझ गया था। अभी कहाँ पे हो? अभी वहीं पे उसी कंडीशन में हो? हाँ सर। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो भैया लॉकडाउन में तुम? है? सर हो गए थे सर, आज कहीं टेंशन में दूर जाना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो, ठीक है भाई? ठीक ठीक। क्योंकि ये पेपर ऐसा है, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यस ठीक है? सर। मेरे पास 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब तक अपने हाथ से ट्राई नहीं करोगे तब तक सब मेहनत बेकार है, ठीक है? ठीक, थैंक ओके बेटा, जिन लोगों ने कर लिया वो लोग देख लो फटाफट यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा आपका। ये ऊपर गलत पड़ी है हेडिंग, ये आपका सोल्यूशन आएगा अनबाउंडेड सोल्यूशन, जो कि यहाँ पे। सर एक मिनट, ये सॉल्यूशन में ये वाली लाइन है जो y एक्सिस से x एक्सिस पे आ रही है, ये लाइन कौन सी है? दो लाइन है ना हमारी। मेरा ग्राफ इस तरीके से नहीं बन रहा सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो जो भी आपका ग्राफ है। कर रहा हूँ सर। इसमें 3 कंस्टेंट कैसे ड्रॉ कर दिए बेटा आपने ये? सर दो ही कंस्ट्रेंट है इसमें। मुझे ये पूछना है सर, ये जो वो है क्या कहते हैं शेडेड रीजन है, वो गलत है। इस पे शेड रीजन गलत है। हाँ, शेडेड रीजन ये होना चाहिए जहाँ वो पिंक लाइन के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, उसके बराबर में जो है। मैंने कोई आपको पिंक, व्हाट्सएप करा था, देख लीजिए। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। बेटा आपने थोड़ा क्वेश्चन गलत उतारा है। ये जो आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन कोई और है। शिवा, ये जो मुझे आपने व्हाट्सएप किया है इस पे क्वेश्चन तो ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। ये तो मैंने जो क्विज में दिया है वो वाला क्वेश्चन शायद ये, और जो सर मैं मैंने दिखा उसमें रहा हूँ लिखा है, क्वेश्चन ही लिखा है मैंने। क्वेश्चन नहीं लिखा है? अच्छा अच्छा सर क्विज क्विज वाला क्वेश्चन नहीं है वो। उसमें प्राइवेट कमेंट में सर फोटो नहीं खींच पा रही ना, इसलिए व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन दिया मैं ये वाला देख रहा था, जो मैंने अभी क्लासरूम नहीं पे मैं विजुअल कर रहा हूँ। नहीं सर, क्विज वाला ये वाला कर रहा हूँ। सर अच्छा अच्छा, वैसे ये भी सर सही है आपका आंसर, इसका सही है। ठीक है सर। सही है शिवा, ये शिवा सही है आपका। ओके ये सर। दूसरा क्वेश्चन है वो क्विज वाला अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। यस सर, ये वाला मैं कर रहा हूँ अब। हाँ इसको ट्राई करिए। इसका सर सोल्यूशन, मेरा हाँ बताओ बताओ। मेरा आंसर गलत था। आपका आपने जो शेडेड रीजन दिखाया वो ठीक है। मेरे से साइन में मिस्टेक हो गई थी। जो व्हाट्सएप कर दो, देखता हूँ मैं भी उसको, आपको भेज दो। सर जो मैंने भेजा था उसमें गलती हो गई थी, मैंने कम वाले को ज्यादा मान लिया था। इसमें देखो, हाँ देखो ये गलती है ना, कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना है हमें। कंस्ट्रेंट कौन सा लेस देन का, कौन सा ग्रेटर देन टाइप का है। Greater than अब जैसे मान लीजिए इसमें जो हमारा है वो हमारा कंस्ट्रेंट किस टाइप का है, लेस देन टाइप का है, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन आएगा इसके हमारा इधर वाला आएगा, ठीक है? बट जो हमारा ये वाला कंस्ट्रेंट, ये हमारा कैसा है, ग्रेटर देन टाइप का है, तो इसमें हमारा क्या आएगा फंक्शन, इसमें हमारा इधर एरिया आएगा, वाला। ये वाला आएगा। तो जो ठीक है, कॉमन एरिया आएगा हमारा वो हमारा ये वाला एरिया आएगा, कॉमन एरिया, ठीक ठीक है? है। इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग अनबाउंडेड सोल्यूशन।
ठीक है भाई। जी सर। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था एक ये वाला इस केस का, ये तो बस खाली रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि कई बच्चों ने जो है क्लास करी नहीं है, उनका रिवीजन हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया है अनबाउंडेड सोल्यूशन वाला। अब एक लास्ट केस है वो देख लेते हैं, विच इज केस ऑफ नो फीजिबल सोल्यूशन। अब नो फीजिबल सोल्यूशन मैंने बता रखा है आपको तब मिलता है जब हमें क्वेश्चन में कहीं भी कॉमन फीजिबल रीजन ना दिखाई पड़े। जैसे कि आपका यहाँ तो हमें मिल गया कि ये हमारा पिंक कलर का जो दिख रहा है कॉमन फीजिबल रीजन ये दिख रहा है। अगर हमें ये नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन में, तब उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द नो फीजिबल सोल्यूशन, यानी कि उसका कोई सोल्यूशन फीजिबल हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, दिस इज द केस ऑफ नो फीजिबल सोल्यूशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2.5x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -3। अब इसमें क्या करोगे, इसमें हम लोग ये करेंगे, जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कभी भी यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे -2.5x1 प्लस x2, और जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन उल्टा हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ग्रेटर देन और उसका इक्वल टू का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस। तो अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारी कर्व बनेगा वो बनेगा हमारा कर्व कुछ इस तरह का। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारे इसमें कर्व है वो हमारा एरिया आएगा इधर, इसको वैसे नंबरिंग कर दूं मैं, जैसे ये हमारा हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट और ये हो गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो हमारा ये रहा। मैंने आपको बताया रूल, जब भी हमारा कभी भी साइन ग्रेटर देन का है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लेंगे साइन लाइन के राइट में, तो यानी कि जो हमारा फिजिबल एरिया होगा वो जाएगा हमारा एरिया ये वाला। ठीक है, और जो हमारा ये वाली कंस्ट्रेंट थी इसमें भी हम लोग जो है लेंगे 2.5x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये भी हमारा जो एरिया आएगा वो हमारा आ जाएगा एरिया कुछ इस तरफ वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि हमें जो कॉमन एरिया है वो दोनों में नहीं मिलेगा। ठीक है, ओरिजिन से दूर की तरफ, तो यानी कि जो हमारा कॉमन फिजिबल एरिया है वो हमें नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज नो फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल चारों केस हो गए। पहला केस मैंने आपको बताया जिसमें हमारा क्या था कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा था सिर्फ एक ही पॉइंट पे। दूसरा केस क्या बताया, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि हमें एक साथ दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे सेम वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू हमारी ऑप्टिमल भी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तीसरा केस क्या था, अनबाउंडेड सोल्यूशन, है कि हमारा अनबाउंडेड में हमें दो केस मिलेंगे। अगर फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल सिंस इट इज द केस ऑफ अनबाउंडेड सोल्यूशन। अगर फंक्शन हमारा मिनिमाइज टाइप का है तो जो हमारी लोअर बाउंड्रीज हैं उन पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को चेक करके देखेंगे कि कहाँ हमारी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट केस मैंने आपको बताया दैट इज द केस ऑफ नो फीजिबल सोल्यूशन, है कि उसमें हमें कहीं भी कोई कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉट फीजिबल रीजन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल चार केस हैं ग्राफिकल मेथड में। इन चारों मेथड में अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो भी दोबारा से। 7 लोगों का आंसर आ चुका है।
अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर है भाई स्टूडेंट्स? यस सर। मैंने आपको 4 केस बताए हैं, चारों केस को समझा दिया दोबारा से। अगर अभी भी कोई डाउट हो दोबारा मुझसे पूछ लो एक बार, ठीक है? आप लोग मेरे नोट्स को देखिएगा, मैंने नोट्स पे डाल रखे हैं क्लासरूम पे, उसमें मैंने हर केस का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। उसको आप लोग एटलीस्ट पहले ट्राई करिएगा कि खुद से सॉल्व करने का, फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये वाला केस था, ये हमारा ऑप्टिमल केस है, सिंगल पॉइंट में हमें आंसर मिल रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला केस था, ये हमारा ऑप्टिमल एक ही पॉइंट पे है। लगभग सारे केस मैंने दिए हैं। ये हमारा हो गया अनबाउंडेड फंक्शन, हमारा किस टाइप का है? मिनिमाइज टाइप का है। तो मैं यहाँ पे जो लोअर बाउंड्रीज हैं उन पे हम चेक करेंगे सारे पॉइंट्स को, और जहां वैल्यू हमें मिलेगी मिनिमम, वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? उसके बाद ये जो 4 केस मैंने आपको बताया, यूनिक, इनफाइनाइट, ऑप्टिमल, अनबाउंडेड और नो सोल्यूशन, ठीक है? इसमें जो हमारा ये वाला एरिया है, दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, आपको से विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है? ये दिख रहा है बेटा? यस सर, यस सर, यस। तो इसमें हमारे पास 2 Yes, पॉइंट्स sir. हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स पे हमारी वैल्यू सेम आ रही है 20,000, यानी कि जो हमारा पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों ही हमें दे रहे हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक? इसके बाद जो अगला वाला केस था, इसमें देखो हमारा जो एरिया है हमारा ये जा रहा है ऊपर, ठीक है? अब चूंकि इसमें पूछी क्या है, फंक्शन देखो हमारा मैक्सिमाइज टाइप का दिया हुआ है, मैक्सिमम फंक्शन है। जहां भी हमारा फंक्शन मैक्सिमम है और ये हमारा आता है अनबाउंडेड, तो हम लोग सीधे लिख देंगे हेंस नो feasible solution possible since the case of unbounded solution, ठीक है? उसके बाद जो हमारा लास्ट केस मैंने आपको बताया था, नो feasible solution, यानी इसमें देखो हमारे पास कंस्ट्रेंट है 2 हैं। एक कंस्ट्रेंट हमारा ये वाला है, इसमें हमारा एरिया ये वाला आ रहा है, कॉमन एरिया, और दूसरा वाला हमारा एरिया ये वाला आ रहा है, यानी कि हम लोगों को कॉमन फीजिबल एरिया नहीं मिल रहा है दोनों केस में। तो यानी कि इन दोनों केस में हमें कोई भी कॉमन एरिया नहीं मिल पा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस सॉल्यूशन, दिस एलपीपी हैज नो फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है? विजिबल है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन? ये दिख रहा है? यस सर। है ना? तो इसमें हमें कोई भी कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे नो फिजिकल सॉल्यूशन वाला केस आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लो ये भी। चलो ये तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी छोड़ो। तो फिलहाल मैं ये मान चल रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड आज कंप्लीट हो गया है। सारे केस मैंने एक एक करके दोबारा भी रिपीट कर दिए हैं। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो व्हाट्सअप पे, ठीक है बेटा? पर अटेंडेंस शीट दिखा दो। अटेंडेंस शीट देखनी है? चलो दिखाता हूँ। ये आपकी अटेंडेंस शीट है। नाम क्या आपका? नाम बताओ। देख लो, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ इसको, अपने आप देख लो, ठीक है? विजिबल है? यस सर। जो जो लोग क्लास में रहे हैं, जिन्होंने क्विज सबमिट किया है, ठीक है, उन सबको मैंने अटेंडेंस दे रखी है इसमें, देख लो आप लोग। ये मैं डाल दूंगा क्लासरूम पे, परेशान मत हो इसके लिए। आप लोग क्लास में रेगुलर हो, क्विज सबमिट कर रहे हो, तो सबको अटेंडेंस मिल रही है, ठीक है? अब जो सिर्फ 2-2 मिनट के लिए आ रहा है क्लास में, 10 मिनट के लिए लास्ट में आया है, उसको अटेंडेंस नहीं मिल रही, ठीक है भाई? जी मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारे पास पूरी रिपोर्ट आती है किस बच्चा कौन सी देर कितनी क्लास में रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस बनती है ये। आई थिंक आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर कोई डाउट ना हो तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो एक बार फिर से। नो सर, क्लियर है। No, sir. क्लियर है बेटा? तनुज? Yes, sir. विनेश, आप हमेशा लेट आते हो क्लास में, विनेश और तिरोतिया दोनों। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो विनेश आप? यस सर, अभी सर को भेजा है क्विज। बाकी लोग अपना जो है माइक ऑफ करो प्लीज। शिवा माइक अपना ऑफ करिए आप। हाँ अब बोलो विनेश, क्या कह रहे थे आप? विनेश? यस सर।
हाँ बेटा, आप बहुत लेट आते हो क्लास में, हमेशा देखता हूँ मैं। बिल्कुल लास्ट में आप सर ज्वाइन करते हो क्लास को, जब पूरा लेक्चर हो चुका होता है। सर मैंने सर पहले ज्वाइन करा था, वो सर एकदम सर नेट चला गया था सर, जहाँ पे सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर फोन में। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी ज्वाइन करो, आपका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाता है, लेकिन पर्पज़ ये है कि जो आप लेक्चर में दे रहा हूँ वो आपका छूट जाएगा, ठीक है। दिक्कत ये है, इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि जो भी लेक्चर है मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग क्लासरूम में मैं डाल रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप छूट भी जाता है, लाइट चली गई, नेट का इशू, जो भी आपकी इशू है, आप वहाँ पे जाके लेक्चर पूरा दे सकते हो, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है हमारा वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे लेक्चर बना के, ठीक है। लेकिन पढ़ना बेटे अल्टीमेटली आप ही लोगों को है। तो आई थिंक आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।